दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली में बहती यमुना नदी और उस यमुना नदी के किनारे शमशान घाट, निगम बोध घाट, उस निगम बोध घाट के अंदर बाहर या यमुना नदी के उस जमीन पर जो हल्की सी गीली है, जहां पर हल्की ठंड सी महसूस हो सकती है जो आपकी पीठ पर लगती है, उस नदी के किनारे लोगों का समुंदर बिखरा पड़ा है। उस समंदर बिखरे हुए में जिसके पास जरा सी पूंजी है उसने एक झोपड़ी खड़ी कर ली, जिसके पास ताकत है उसने वहां की सबसे मोटी पाइप पर कब्जा कर लिया, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसने गमछा बिछाया, चादर बिछाई, जो भी एक बंडल था, जो भी एक सामान का टुकड़ा था, जो भी एक छोटा सा बैग था, उसको माथे के नीचे रखा, एक प्लास्टिक की बोतल, और उसी के जरिए रातें कट रही हैं। खाने के लिए अनाज गाहे बगाहे पहुंचता है, जो पिछले 1-2 दिनों से पहुंचा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच शमशान घाट में आने वाले लोगों का तांता रुका भी नहीं है। लोग आते हैं और अपने साथ कुछ चावल, गेहूं, दाल लेकर आते हैं, जो शायद वहां पर अलग अलग अंतिम क्रिया के दौर में उसे वहां छींटा जाता है या वहां छोड़कर वो चले जाते हैं। कुछ लोगों के समुंदर में से उठते हुए लोग जो उसे उठाते हैं, वहीं पर लकड़ी जलती हुई में से कुछ लकड़ियां उठाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। यह एक स्थिति दिल्ली की है। इन लोगों के समंदर के भीतर में ना धर्म देख पाइएगा, ना जाति देख पाइएगा। कोई समानता अगर है तो सिर्फ गरीबी की है, दिहाड़ी मजदूरी की है, अलग अलग इलाकों से दिल्ली तक पहुंच चुके उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की है, उन प्रवासी मजदूरों की है जिन्हें आगे जाने का मौका नहीं मिला। लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली सरकार अपने तरफ से जितना हो पा रहा है वह मुहैया करा रही है। रैन बसेरे में ले जाने के लिए उन्हें लाया जा रहा है, लेकिन रैन बसेरे भी दिल्ली के जितने हैं पटे पड़े हैं लोगों से। छोटी छोटी बातों पर वहां पर झगड़ा भी है, और छोटी छोटी बातों पर वहां छोटी छोटी जरूरतों को लेकर एक तरह की त्रासदी भी है। सब कुछ ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे है। इसी यमुना नदी के किनारे अक्षरधाम मंदिर भी है। यमुना नदी की ही जमीन पर बना है यह अक्षरधाम मंदिर भी, और उस मंदिर के परिसर के ठीक बाहर में कार पार्किंग के लिए तकरीबन 3000 कार पार्किंग वहां पर हो सकती है, गाड़ियां लग सकती है। इसके लिए एक सीमेंट का पूरा हिस्सा बनाया गया, जिसे आप कह सकते हैं, अगर आप बाहर से देखेंगे, पुल पर से देखेंगे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाते हुए, तो आपको नजर आएगा कि यह वाकई एक बड़ा सा आंगन है जहां पर सन्नाटा है, खाली है, कोई गाड़ी नहीं नजर आएगी आपको। लॉकडाउन है, गाड़ी नजर आ भी नहीं सकती है, लेकिन इस पूरे इलाके में एक व्यक्ति की भी रिहाइश वहां पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोनों यमुना के नदी के किनारे का हिस्सा है। यमुना की जमीन ही नहीं, देश की किसी भी नदी की जमीन पर कुछ भी निर्माण कार्य खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हो गया। निर्माण कार्य दूर, लेकिन इस तरीके से नदियों के किनारे लॉकडाउन की स्थिति में या फिर क्वारंटाइन की सोच के साथ अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने के दौर में इस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में ही है। पता नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी परिस्थितियां अलग अलग जगहों पर होंगी। विकट परिस्थिति है। तो क्या भारत बदल रहा है? दरअसल आज हम जिक्र आपसे सिर्फ भारत के बदलने का नहीं कर रहे हैं, दुनिया बदल रही है, और बदलती दुनिया के भीतर हो सकता है आने वाले वक्त में कोई नया सुपर पावर निकल आए। हो सकता है दुनिया की अपनी समझ, अलग अलग देशों की समझ जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक बनी रही, वह बिखर जाए। क्योंकि याद कीजिए और इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन इसलिए बना था क्योंकि युद्ध ना हो, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लीग ऑफ नेशन को खत्म करना पड़ा, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बढ़ा, और उसी यूनाइटेड नेशन के मातहत WHO वर्ल्ड हेल्थ सेंटर बनाया गया। WHO की भूमिका को लेकर संदिग्ध स्थिति ऐसी हो गई कि दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए जो फंडिंग होती है उसमें अमेरिका ने कहा WHO ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। कमोवेश यही स्थिति सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद थी, जिसमें कहा गया कि लीग ऑफ नेशन ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। उस वक्त जब लीग ऑफ नेशन काम कर रहा था उसने खामोशी बरती थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, और उसके बाद
ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर हमला किया और धीरे धीरे चीजें फैलती चली गई और सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति हम लोग के सामने थी। उस समय की आर्थिक परिस्थितियां और मौजूदा वक्त की आर्थिक परिस्थितियों में भी अंतर है। तब सब कुछ नजर आ रहा था, अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब एक ऐसा अंदेशा है जिसमें संकट गहराएगा, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुश्किलें बढ़ेंगी। तो क्या दुनिया अपने आप को अब नए सिरे से मथना शुरू करेगी? यकीन जानिए ये होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत कहां पर खड़ा है? और खास तौर पर अब अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा और अब अगर स्थिति ऐसी आ गई आने वाले वक्त में जहां पर WHO की भूमिका को लेकर भी संदेह व्यक्त अमेरिका ने कर दिया है और चाइना ने कहा है कि इससे विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। उसने $20 मिलियन और देने का प्रस्ताव किया है जो WHO को देगा। लेकिन जरा समझने की कोशिश की जाए शुरुआत में ही कि WHO का सफर और WHO की भूमिका पर उठते सवाल यूनाइटेड स्टेट्स के सुपर पावर होने के ठीक समानांतर चाइना सुपर पावर की तरफ किस दिशा में बढ़ रहा है और दुनिया भर में जो बाजार है, जो व्यापार है, जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स क्या चीन के अनुकूल हो गई है और दुनिया भर के अलग अलग देश जो अलग अलग परिस्थितियों के साथ चीन पर आश्रित हैं, अब वो क्या करेंगे? उसमें भारत भी एक है। भारत का भी बड़ा बाजार, बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना के साथ होता है। अमेरिका की तुलना में चाइना का तिगुना से ज्यादा माल चीन से भारत आता है, लेकिन भारत का माल अमेरिका जाता है ज्यादा बड़ी तादाद में जितना वो चाइना भेजता है। सारे आंकड़ों के साथ हमें लगता है कि हम आज आपके साथ एक संवाद बनाने बैठे हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दुनिया की स्थिति क्या है। और हम जब दिल्ली जैसी जगह में भारत की परिस्थिति का जिक्र कर रहे थे तो ये कमोवेश देश के बहुत तेरे हिस्सों में होगा। इसीलिए जरा आज ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। WHO का जिक्र इसलिए शुरुआत में क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वह जो फंड देता था तकरीबन 400 से 500 मिलियन डॉलर उसने दिए थे, अब वो नहीं देगा। वो लगभग 15% लगभग हिस्सा बैठता है, वो नहीं देगा। और चाइना लगभग 40 मिलियन डॉलर ही देता था, एक लिहाज से कहें तो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए। अब वो देगा या नहीं देगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, WHO की क्या भूमिका होगी। लेकिन WHO को लेकर यह सवाल क्यों उठा? दरअसल WHO के जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, मौजूदा वक्त में वह डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस है जो कि अफ्रीका से आते हैं। और अफ्रीका में ये इथोपिया के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने आप में ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने मलेरिया पर बड़ा रिसर्च किया तो ये डायरेक्टर जनरल बने। इथोपिया को लेकर सबसे ज्यादा WHO इस दौर में काम कर रहा है, बिल्कुल इनकार नहीं है। WHO ने अफ्रीका को लेकर मैक्सिमम बजट दिया है, इससे भी इनकार नहीं है। उसका कुल अपना बजट जो है, अगर 2018-19 के बजट का जिक्र करें तो वो $4.2 बिलियन का बजट था WHO का। और WHO के भीतर में डॉक्टर असद हाफिज जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हैं, इनके जरिए जो लास्ट मीटिंग हुई और इन्होंने दुनिया भर में अलग अलग तौर पे क्या काम करना है और उस काम के जरिए किस तरीके का बजट होना चाहिए, तो क्या अमेरिका ने जो कहा है उसके बाद एक बड़ा असर यूनाइटेड नेशन पर पड़ने वाला है? क्या एक बहुत बड़ा असर WHO पर इस तरह पड़ेगा कि इन परिस्थितियों से निकलने के बाद जब अलग अलग दुनिया के हिस्सों में परिस्थितियां बदल चुकी होगी तो चाइना क्या डिक्टेट करने की स्थिति में आएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के मानचित्र में एक परिवर्तन आया था। उस परिवर्तन का मतलब यह था कि सुपर पावर दो उभर कर सामने आए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं थे। रशिया और अमेरिका दोनों का कोल्ड वर्ल्ड वॉर हर कोई जानता है, जो शीत युद्ध था। और उसी के जरिए अलग अलग परिस्थितियां रचती चली गई। भारत अपने तौर पर याद कीजिए तो नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। उसने कहा था हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट अपनाया था। फिर सार्क देशों ने एकजुटता के साथ चीजें अपनाई। लेकिन मौजूदा वक्त ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन लगभग खत्म हो चला है और बाकायदा भारत ने कहा है कि यह खत्म हो चला है और अब उसने कोई भूमिका भारत ने लेनी शुरू नहीं की है। पहला मौका इसी दौर में आया जब देश के प्रधानमंत्री मोदी नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए नहीं गए। सार्क पाकिस्तान और टेररिज्म के मद्देनजर किस रूप में खत्म हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें चाइना की भूमिका किस रूप में पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ खड़ी हुई और सार्क भी ध्वस्त हो गया। भारत G20 में जरूर शामिल हो गया, लेकिन भारत की भूमिका G20 में सिवाय एक बड़े मार्केट से अलावे कुछ भी नहीं है।
दुनिया के G20 के देशों से भी भारत वो पूंजी नहीं ला पाया जिस पूंजी की जरूरत भारत को थी। एक तस्वीर उभर रही है कि दुनिया बदल रही है। एक तस्वीर उभर रही है कि एक ऐसी परिस्थिति दुनिया के सामने आ रही है जो 20वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वह 21वीं सदी में गायब हो जाएगी। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि होगा क्या। अब सामरिक युद्ध नहीं होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, अब ऐसा युद्ध नहीं होगा। अब जो मार्केट का युद्ध है, जो बिजनेस का युद्ध है, जो एक लिहाज से मौजूदा इकोनॉमिक्स का युद्ध है, वो हमारी आंखों के सामने रेंगने लगा है। और उस रेंगती हुई तस्वीर में हमें लगता है कुछ चीजें समझ लें पहले WHO के बारे में। WHO का पिछले बरस का जो बजट था वो $4,421 मिलियन का था, मिलियन डॉलर। और इस बार का बजट $4,840 मिलियन का बनाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पोलियो रिडक्शन पर खर्च करना था। पोलियो को हटाना है तो जाहिर है अमेरिका जो मदद रोकेगा वो पोलियो पर जो WHO लड़ाई लड़ रहा है वो नहीं लड़ पाएगा। एक मुश्किल उसके सामने आएगी, इससे इनकार कतई नहीं है। लेकिन WHO के सामने 3-4 अलग अलग पिलर्स हैं। पहला पिलर है जो लगभग वो मानता है कि 1 बिलियन प्लस लोगों का, यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने उसका ये कहना है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको बेनिफिट हमें पहुंचाना है। इसका मतलब है हेल्थ सर्विस बेटर होगी। इसका मतलब है कि जो वित्तीय मुश्किल जो गरीब देशों के सामने होती है उसे भी दूर करना है। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो बेहतर बनाना होगा, चाहे दवाई के तौर पर, डायग्नोसिस के तौर पर, वैक्सीन के तौर पर, वो भी हम काम करेंगे, असर पड़ेगा। दूसरा 100 बिलियन प्लस के लिए उसका कहना है कि हम चाहते हैं कि बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज। इसके मातहत समझिएगा तो कोई भी देश हेल्थ इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार हो, WHO इस पे काम करता है। महामारी रोकी जाए, इस पर WHO काम कर सकता है। हेल्थ सुविधा डिटेक्ट कर ली जाए, इसको लेकर WHO काम करता। और तीसरी स्थिति उसकी थी कि एक बेहतर स्वास्थ्य दे पाए जो कि डेवलप स्टेट्स के लिए था। इसका मतलब यह था कि जो भी मुश्किल हालात डेवलप स्टेट के सामने आते हैं उसको माइक्रो लेवल पर वो ठीक करेगा। ये अलग अलग तरीके से उसने काम करना शुरू किया था। यह WHO की स्थिति थी। असर उस पर पड़ेगा, बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में IMF का आंकड़ा बहुत साफ है कि एशिया की GDP हो सकता है 0% हो जाए। उसका बहुत साफ कहना है कि अमेरिकन इकोनॉमी लगभग 23% तक नीचे आने की स्थिति में रहेगी। और उसका अपने तौर पे कहना है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी 15 से 20% नीचे चली जाएगी। लेकिन यह इकोनॉमी के पैरेलल में वह चाइना को प्लस पॉइंट भी दे रहा है कि चाइना कैसे अपनी इकोनॉमी बचाएगा। और बची हुई इकोनॉमी के सहारे चाइना की एक खासियत, एक चीज है कि चाइना ने अपने आप को इस रूप में डेवलप किया है जहां पर दुनिया के बाजार में जो उसे माल बेचना पड़ता है उसकी मशीनरी उसी रूप में कम लागत से काम करती है। यानी भारत में जो मशीनरी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहां पर मान लीजिए परचेजिंग पावर कम हो गया, लोगों का खरीदने की ताकत कम हो गई, तो वो भारत के माल जो बाजार में आएंगे वह जिस लागत के साथ आएंगे उसे खरीद पाने में कोई सक्षम नहीं होगा। तो जो बाहर का माल आ रहा है, जो एक्सपोर्ट होकर भारत में आ रहा है माल, अगर वो सस्ता है तो लोग उसे ही खरीद लेंगे। यही हो रहा है कपड़े के साथ, ये हो रहा है लोहे के साथ, ये हो रहा है सीमेंट के साथ, ये हो रहा है कोयले के साथ, ये हो रहा है स्टील के साथ, ये हो रहा है डेयरी प्रोडक्ट के साथ। ये स्थिति ना हो इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने उस हिस्से में साइन नहीं किया कि हम कम से कम डेयरी प्रोडक्ट को किसी तरह, एक स्थिति है कि जो आयातित माल है वो सस्ता है और उसमें चीन की भागीदारी भारत को लेकर सबसे ज्यादा है। चीन का एक अपना मार्केट है। तो पहले हमें लगता है एक मार्केट समझ लीजिए कि मार्केट किस रूप में काम दुनिया भर में कर रहा है। अमेरिका दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट करता है, जो भी माल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है वह तकरीबन $1,66,000 का करता है। लेकिन अमेरिका के पास जो माल आता है दुनिया के अलग अलग देशों से, जो वो अपने यहां माल लेकर आता है, जो वो इंपोर्ट करता है, वो तकरीबन $2,61,000 का है। यानी लगभग $1,00,000 माइनस में अमेरिका की अपनी इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चलती है। दूसरी तरफ चाइना का देखिए, चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वह $2,49,000 है, $2,49,000। और जो चाइना मंगाता है बाहर से माल वो तकरीबन $1,46,000 का है। यानी $1,00,000 यहां पर वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी संभली हुई है, अमेरिका की नहीं संभली हुई है। चाइना के रेंज में सबसे ज्यादा चाइना किसी को दुनिया में माल देता है तो वो माल अमेरिका को ही देता है, $418 बिलियन।
वो अमेरिका को देता है। और उसी कैटेगरी में भारत का नंबर 9वां आता है। चाइना जब एक्सपोर्ट करता है, दूसरा नंबर हांगकांग का है, तीसरा नंबर जापान का है, चौथा नंबर साउथ कोरिया का है, फिर वियतनाम है, फिर जर्मनी और फिर इंडिया है। इंडिया में तकरीबन $75 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। चाइना के कुल एक्सपोर्ट का ये सिर्फ 3% है। अब इसके पैरेलल में आइए कि अमेरिका, चाइना और भारत इस बीच में बहुत तेजी के साथ अमेरिका के नजदीक गया। भारत अपने तौर पर कुल जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है। $540 बिलियन अगर भारत एक्सपोर्ट करता है तो $632 बिलियन इंपोर्ट करता है। यानी भारत भी लगभग माइनस में जा रहा है। $1,00,000 की स्थिति में, $95,000 की स्थिति में भारत माइनस में जाता है। यहां से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका के हिस्से में जो सामान आता है, या भारत के हिस्से में जो सामान आता है, या चाइना अगर आने वाले वक्त में अगर सुपर पावर के तौर पर है, तो आपको जानकर हैरत होगी कमोवेश चाइना का हर माल दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। और वो इतनी बड़ी तादाद में माल है या इतनी वैरायटीपूर्ण माल है कि क्या दुनिया के तमाम देश चाइना पर निर्भर हो जाएंगे? वो अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है। हर तरह के टेलीफोन चाइना से आते हैं, उसमें वायरलेस टेलीफोन हो, मोबाइल टेलीफोन हो। सेमीकंडक्टर्स और फोटो सनशाइन जो होता है वह भी, सेंसोल शाइन जो कहते हैं, वह भी चाइना से आता है। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, हर तरह के पार्ट्स, कलपुर्जे चाइना से आते हैं। टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, साउंड, वीडियो रिकॉर्डिंग चाइना से आता है। इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर चाइना से आता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर चाइना से आता है। कॉटन यार्न चाइना से आता है। आयरन ओर चाइना से आता है। रिफाइंड कॉपर चाइना से आता है। ग्रेनाइट या बिल्डिंग स्टोन भी चाइना से आता है। फेरो एलाइज चाइना से आता है। लेदर चाइना से आता है। वेजिटेबल फैट ऑयल्स चाइना से आता है। जितने रॉ मटेरियल्स मेडिसिन के होते हैं वो चाइना से ही आते हैं। और भारत के कमोवेश जितने भी प्रमुख एयरपोर्ट या जितने बंदरगाह हैं, वहां मैक्सिमम आज की तारीख में भी उन बंदरगाहों पर कार्गो हब में लगभग 60% माल चाइना का आके पड़ा हुआ है। एक स्थिति यह है। अमेरिका अपने तौर पर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो यूरोपीय यूनियन को करता है और सेकंड नंबर पर चाइना को करता है। लेकिन यहां पर फिर समझना होगा, अमेरिका चाइना को सिर्फ $129 बिलियन का माल देता है, लेकिन चाइना अमेरिका को $418 बिलियन देता है। यानी फिर यहां पर लगभग 3 गुने 4 गुने के लगभग में चाइना से माल अमेरिका जाता है। और चाइना पर निर्भर होने वाले में सिर्फ अमेरिका नहीं है, हांगकांग है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, जर्मनी, इंडिया भी है एक हद तक। इस परिस्थिति में वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देखिएगा तो पहली बार एक सिचुएशन यह भी बनी है कि अरब वर्ल्ड के जो देश है उसमें खास तौर से यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, या जो भी आपके जहन में अरब वर्ल्ड के अलावे जो मुस्लिम कंट्रीज है, वह धीरे धीरे अमेरिका के साथ उनका ट्रेड खत्म हो रहा है, रुक रहा है। और एक लिहाज से वो मोल्ड कर रहे हैं अपने आप को रशिया या चाइना की तरफ। एक ये स्थिति वर्ल्ड वाइड बन रही है। और अगर अमेरिकी इकोनॉमी डगमग होती है तो वो बैलेंस डगमगाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब आप लौट जाते हैं तो जब एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो अमेरिका बहुत पावरफुल होकर उभरा था। उस समय सामरिक शक्ति का खेल था। और उसके बाद जब रशिया ने वो एटॉमिक बम अपने आप बना लिया और जो न्यूक्लियर बम में डेवलप किया, इसके बाद रशिया और अमेरिका एक पावर बैलेंसिंग की स्थिति में दुनिया के सामने आ गए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में चाइना के पैरेलल में खड़े होने की स्थिति में इकोनॉमी के लिहाज से कौन टिकेगा अगर अमेरिका धराशायी हो रहा है? यूरोपीय यूनियन की यही स्थिति बिगड़ गई है, खासतौर से ब्रिटेन अलग हो गया है। रशिया कुछ बैलेंस करने की स्थिति में आएगा, लेकिन रशिया की इकोनॉमी इस रूप में बैलेंस नहीं कर सकती है जहां पर अमेरिका की मौजूदगी थी। और खासतौर से जो एक बिजनेस रूट बना रहा है चाइना, और अलग अलग देशों में, लगभग 16 देशों में जो उसके अपने हिसाब से वो पूरी इकोनॉमी को कन्वर्ट करना चाहता है, उसमें और मुश्किल होगी। ऐसे में भारत के सामने मुश्किल यह है कि भारत अपने तौर पर किस तरीके से निर्भर हो या नहीं हो, क्योंकि दुनिया के अगर तमाम बाजार पर चीन का कब्जा है और जो भी स्थिति भारत के प्रोडक्ट के साथ है, वो प्रोडक्ट कोई भी हो, चीन ने जो कब्जा कर रखा है उसमें इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर, बेडिंग, लाइटिंग है, उसमें प्लास्टिक और मेटलिक आर्टिकल्स है, उसमें व्हीकल्स हैं, उसमें ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल एपरेटस हैं, यानी ध्यान, टॉय हैं। हर चीज में चाइना का माल भारत में भी आकर छाया हुआ है। और जिस बात का हमने जिक्र किया कि चाइना उस
मशीनरी पर ध्यान देता है, जिस मशीनरी के जरिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस देश की परचेजिंग पावर के अनुकूल हो। भारत उस लॉन्ग विजन में नहीं जा पा रहा है। भारत बड़ा शॉर्ट साइटेड रहा है, और अगर WHO की ही रिपोर्ट के आधार पर फिर से अगर चलना शुरू करें तो ये समझिए कि जिस समय अमेरिका ने ये आरोप लगाया WHO पे कि उसने चीन के साथ वह ट्रीटमेंट नहीं किया जो कि मौजूदा वायरस को लेकर उसको करना चाहिए था, उसने तुरंत रोक नहीं लगवाई। जनवरी के 30 जनवरी तक WHO ने इस बात का कोई अंदेशा जाहिर नहीं किया था कि चाइना से आवाजाही रोक दी जाए, ट्रेड रोक दी जाए, फ्लाइट्स रोक दी जाए, बिल्कुल नहीं मान रहा था। और एक बैठक जो जनवरी में हुई थी, वह दिल्ली में भी बैठक हुई थी WHO की, जिसमें भी उसने इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस का जिक्र नहीं किया था। अमेरिका का कहना है कि चीन जिस लहजे में चीज़ों को फैला रहा था उसमें WHO की भूमिका संदिग्ध है, और WHO के जरिए चीन अब नई परिस्थिति में क्या वो अफ्रीका में घुस रहा है बहुत तेजी के साथ, जो कि घुसा हुआ है पहले। और चूंकि WHO के जो GM है वह 2022 तक इनका कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल होता है, और 2022 तक इनकी मौजूदगी रहेगी। अपने तौर पर जो नई CIA की रिपोर्ट आती है वो कहती है कि चाइना जो है वह मॉडरेटर्स, कमेंटेटर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जर्नलिस्ट, दुनिया भर के इन चीज़ों को मैनेज करता है, और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता है। और WHO की भूमिका चीन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन एक लिहाज से डाटा और डॉलर का एक बेहतरीन जमीन है। सबसे ज्यादा डाटा WHO के पास है, तो क्या उस डाटा को भी कहीं ना कहीं अपने रूप में चाइना उसको एक्सप्लॉइट करेगा? दूसरी है कि अब सवाल इकोनॉमी और मिलिटेंसी का नहीं है, नई स्थिति चाइना ने पब्लिक हेल्थ के जरिए शुरू की है, और पब्लिक हेल्थ के साथ अगर चाइना दुनिया के खास तौर से भारत जैसे डेवलपिंग स्टेट या फिर कमजोर इकोनॉमी वाले देशों को अपने साथ खड़ा करता है, उनकी ज़रूरतों को अपने साथ लेता है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा कोई देश सामने आ नहीं रहा है, यह स्थिति इस दौर में भी नजर आई। मसलन भारत के लिए जो टेस्टिंग किट्स है वो 6.5 लाख किट्स चाइना से रवाना हो गए हैं जो भारत पहुंचेंगे। असम ने अपने तौर पर चाइना के वहां पर गवानझाओ एक शहर है, वहां पर उसने समझौता किया, और कल का दिन ही था, बुधवार का दिन था, लगभग 50,000 PPE सेट्स जो हैं वो चाइना से निकलकर यहां आ गए। इसके अलावा भारत तकरीबन 10,000 वेंटिलेटर्स चाइना से मंगा रहा है। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि भारत आने वाले वक्त में किन देशों के साथ खड़ा होगा, भारत की जरूरतें किन देशों के साथ खड़े होने से पूरी हो सकती है। यह तस्वीर मौजूदा वक्त से बिल्कुल अलग होगी, और दुनिया के मानचित्र पर भी जो ताकतें अभी तक सबसे ताकतवर तौर पर एक दूसरे के एलाई के तौर पर शामिल थी, वह बिल्कुल अब बिखरी हुई तस्वीर के साथ उभर कर आएगी। अगर भारत की तस्वीर को एक दृष्टि से समझ लीजिए कि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट माल अमेरिका में करता है, तकरीबन $54.2 बिलियन, जबकि चाइना में लगभग $17 बिलियन देता है। चाइना से ज्यादा यूनाइटेड अरब अमीरात में $29.7 बिलियन का वो माल एक्सपोर्ट करता है। नई परिस्थिति बदल रही है, और अमेरिका के भीतर चुनाव का वक्त है। अमेरिका में जाहिर है मौजूदा वक्त में जिस तरीके से ट्रंप ने इन परिस्थितियों का सामना किया है वह चुनावी मुद्दा भी बनेगा, और खुद डेमोक्रेट्स जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट आमने सामने होंगे। भारत मौजूदा वक्त में ट्रंप काल में सबसे नजदीक अमेरिका के चला गया, इस लहजे में चला गया कि लगा भारत जैसे नाटो देशों की कतार में खड़ा है या उनके साथ खड़ा है। यह एक नई तरीके की परिस्थिति थी, लेकिन अब भारत के भीतर की परिस्थितियां बतलाती हैं कि अब जिस न्यूनतम जरूरतों से भारत को दो चार होना है, उन न्यूनतम जरूरतों के मद्देनजर इकोनॉमिक सोच जो अभी तक एक कैपिटलिज्म या पूंजीवाद से टकराने की परिस्थिति में थी, और उसी पूंजीवाद के समानांतर कहीं स्वदेशी का जिक्र RSS करती थी या दूसरे संगठन करते थे, लेकिन उस समय तक जिस कैपिटलिज्म की सोच थी वह मौजूद था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है,
और इस बदली हुई परिस्थिति में अगर हमारे राष्ट्राध्यक्ष या हमारी सत्ता और सरकार इस दृष्टि से चीजों को डेवलप नहीं कर पाए, जहां भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में और भारत की जरूरतों को कैपिटलिज्म के हिसाब से निर्धारित ना करके बल्कि कहीं ना कहीं न्यूनतम जरूरतों से जोड़ते हुए एक बड़े तबके को भारत की इकोनॉमी से अगर ना जोड़ा जाएगा तो खतरे गहरा जाएंगे। जो खतरे बार बार नजर भी आ रहे हैं, मौजूदा वक्त में ये प्रवासी मजदूरों के जरिए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में किसानों के जरिए नजर आ सकते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास पे ये असर पड़ेगा। ये किस तरीके की विस्फोटक परिस्थिति धीरे धीरे देश के भीतर बनेगी, यह अभी से सिर्फ सोचा जा सकता है और उस कल्पना से रूह भी कांप सकती है। लेकिन इन परिस्थितियों में जब भारत का एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट पर टिका हुआ है, भारत का रुपया उस डॉलर के भरोसे चल रहा है जिस डॉलर को चलाने वाली ताकतों के साथ भारत अभी तक खड़ा होते आया है, तो अब समझिए अगर युआन आने वाले वक्त में एक सबसे मोटी और बड़ी करेंसी होगी तब आप क्या करेंगे। आने वाले वक्त में अगर ग्राउंड जीरो पर सुपर पावर के तौर पर चाइना होगा तब क्या करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन भी छुपे नहीं हुए हैं और जिस रूप में मदद इस दौर में चाइना ने पाकिस्तान की है वह भी समूची दुनिया ने देखा है। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक और हमारी वैदेशिक नीतियों में भी एक परिवर्तन की जरूरत है। अन्यथा जिन छिटपुट लड़ाइयों में पूरा देश फंसा हुआ है या पूरे देश को अपनी सत्ता के लिए बार बार फंसाया जाता है, शायद यह कहीं एक भयानक स्थिति ना ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।